एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में बोलो सेक्शन ए में कोई डाउट है? सेक्शन ए में कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। सेक्शन ए में नहीं है? सेक्शन बी में B2 B2 और बोलिए, और कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं परसेंटेज एज कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखो हमें पता है एस से बड़ा साइज होता है पी का, पी से बड़ा डी का, डी से बड़ा एफ का, ऐसे हम लोग बोलते हैं साइज, है ना, जनरली ऐसा होता है। अब देखो एक तो एसपी है और एक sp3 है। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 50 है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 है। मतलब जो साइज में छोटा है उसका 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो साइज में छोटा है उसका 25% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस से सोचे तो ऐसा बोल सकते हैं ना sp3 का साइज बड़ा होगा, क्योंकि जो छोटा है उसका कंट्रीब्यूशन उसमें कम है, बड़े वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बोलो। हाँ सर। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर और साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ गए? हाँ सर। और कोई डाउट है सेक्शन बी में? नहीं है। सेक्शन सी C5 का 4 C5 का C2 C5 का 4 और बोलिए। C2 में क्या बोला है? विच कंपाउंड हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन ईच सीरीज? एक है SbCl3, एक है SbBr3, एक है SbI3। सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा? इसका होगा ना, SbCl3 का। सभी में देखो ऐसा है, Sb के पास एक एक लोन पेयर है और इधर एक में 3 Cl लगे हैं, इधर एक में 3 Br लगे हैं, इधर एक में 3 I लगे हैं। अब देखो Cl छोटा है, उससे बड़ा Br है, उससे बड़ा आयोडीन है, तो साइज बढ़ रहा है तो साइज से जाएंगे हम लोग। तो SbCl3 का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा हो गया। बोल लो। हाँ सर। अब बात करते हैं C2 में दूसरा वाला Pi3 AsI3 और कौन सा है? SbI3, है ना। अब इसमें देखो अगेन, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से जाएं, क्योंकि सेंट्रल एटम तो ये रहा, सेंट्रल एटम तो ये रहा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हमें जाना है। सभी के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम ही चेंज हो रहा है, बॉन्डेड एटम सभी में आयोडीन 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 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप से बॉटम जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। हाँ सर। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, आर्सेनिक से आर्सेनिक की ज्यादा है, एंटीमनी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेंगे, यहाँ पर थोड़े दूर रहेंगे, यहाँ पर और दूर हो गए। तो जहां पर बॉन्ड पेयर पास पास रहेंगे वहां पर रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ सर। C5 का 4। C5 में क्या बोला है? Which one has highest and least bond angle in the following? अरे यार ये Cl2 और ये Cl2 बताया नहीं गया। देखो डायरेक्ट याद रखो, इसके अंदर कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। 1 डिग्री होता है, 1 8 डिग्री होता है। मैंने मिस हो गया बीच में तुम्हें बताना, ठीक है। सर ClO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बार बता सकते हो प्लीज? Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3 4, मतलब वही है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा Cl2 में। क्लोरीन के पास डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक ये रहा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके सर। ठीक है।
तो ये देखो, ये फैक्चुअल है, इस डेटा को याद रखें। मैं जनरली इस चीज को क्लास नोट्स में नोट मार्क करके लिखवा देता हूँ, बट तुम्हारे क्लास में शायद मिस कर गया मैं लिखवाना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ओ का भी स्ट्रक्चर बताइए। ऑक्सीजन Cl ठीक है। यस सर। सेक्शन डी में बोलो। सर D3 का 1 और 18। D3 का 1 और 18, और बोलिए। सेकंड। कौन सा? उसी का सर, सेकंड वाला। सेकंड। और कोई डाउट है D3 में या फिर D1 D2 में भी? चलिए अच्छी बात। फर्स्ट, अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बना है। Na2H2O3 है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इनको आयंस में ब्रेक कर दो। आयन क्या होंगे इसके? 2Na प्लस और H2O3 2 माइनस। बोलिए, ऐसे ही होंगे आयन। हाँ सर। अब देखो H2O3 2 माइनस का स्ट्रक्चर इससे बना है, H2H2O3 से, है ना। इसका स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है, इसका स्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है, ऐसा होता है। बोलो। हाँ सर। यस सर। अगर इसमें से मैं दोनों H+ निकाल दूं, दोनों H+ निकाल दूं, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये H2O3 2 माइनस बन गया। बोलो। हाँ सर। एक Na+ यहाँ लगा दो, एक Na+ यहाँ लगा दो, ये क्या बन गया? Na2H2O3। ये स्ट्रक्चर आ गया हमारा, है ना। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, सोडियम और सल्फर के बीच में आयनिक बॉन्ड है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होता है। अब पूछा क्या है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। अब देखो, इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पर सिर्फ कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सल्फर सल्फर है। हाँ सर। इस बॉन्ड की वजह से इस सल्फर पर +2, इस ऑक्सीजन पे -2, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2, इस पर +2, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ -1, यहाँ +1। ठीक है। अब देखो चलो इतना तो हो गया है ना। अब इस बॉन्ड की वजह से भी हमारे पास चार्ज सेपरेशन हमें करना चाहिए, हम लोगों ने करा नहीं, मिस्टेक कर दिया। क्यों? क्योंकि एक सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है, एक सल्फर पर कोई चार्ज नहीं है, तो जिस पर नेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, तो ये कितना हो गया? +6। और ये कितना हो गया? -2। समझ गए? हाँ सर। फिर इसके बाद है हमारा 2 और 18, सेकेंड वाला Na2S4O6, ये क्या होगा? 2Na+ और S4O6 2 माइनस। अब S4O6 2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, H2S4O6। क्या H2S4O6 का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा क्या? अब ये हटा दो दोनों से HH और क्या लगा दो? Na+, O-, O-, Na+। अब अगेन वही काम करो, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। ठीक है, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, -2, -2, +2, +2, -1, +1। अब इस सल्फर पे कितना आया? +5। अरे मैंने कुछ गड़बड़ Yes. कर दिया क्या? सर बीच में और 2 S आएंगे। हाँ हाँ हाँ, बीच में और 2 ऐसे आएंगे, पूरा स्ट्रक्चर वापस बनाते हैं। वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, ये कुछ तो गड़बड़ है। S डबल बॉन्ड O सल्फर सल्फर, S डबल बॉन्ड O, O-, O-, Na+। अभी कर लोगे क्वेश्चन तुम सॉल्व? हाँ सर। ठीक है,
इसके अलावा सर 18। सर हाँ बोलो। 18th वाला मत बताओ सर, हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक बार वो ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मूला बता सकते हो? ट्राइफॉस्फेट का मतलब, ट्राइफॉस्फेट आयन का फॉर्मूला लिखना है ना, तो फिर हम लोग आई थिंक यार ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मूले के लिए तो हम लोग क्या करें, कहाँ पर है क्वेश्चन बताओ। सर D1 का B है। मैंने बताया होगा वैसे D1 का B, है ना। पी पाई डी, पी ट्राइफॉस्फेट ऐसा बना हुआ है ना। देखो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, ये होता है ना, उसको 3 फॉस्फोरिक एसिड लिख दो, पास पास में 3 फॉस्फोरिक एसिड लिख दो। फॉस्फोरिक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि उससे ही फॉस्फेट आयन आता है। अब यहां से वाटर निकाल निकाल के बॉन्ड बना दो, मतलब ऑक्सीजन आने दो बीच में, ये ट्राइफॉस्फेट है, समझ गए। हाँ सर। ये होगा, चलिए अच्छी बात है। और कोई दिक्कत है एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में? बोलो। नहीं सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन ए में बोलो। नहीं है सर। नहीं है। सेक्शन बी में बोलो। B3। बी थ्री के अलावा और कोई डाउट है? नो सर। यार अब अगेन वही ना, पेंट 3 in 1 का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर आएगा तो तुम कर पाओगे क्वेश्चन को, है ना। पेंट 3 in 1। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन आएंगे? 5। 1 2 3, 3 पर डबल बॉन्ड, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, CH 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 CH2। ये है मेरा स्ट्रक्चर, अभी कर सकते हो? हाँ सर। ठीक है, दिस इज पेंट 3 in 1। और बताइए, ये स्ट्रक्चर तो देखो हम लोग सीख लेंगे जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग तभी, ठीक है। सर B1। B1 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ C2C3 सिंगल बॉन्ड। तो देखो ये है मेरा वो C ट्रिपल बॉन्ड C उगर सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड CH2। कौन सा है देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। C2C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर? कुछ ज्यादा लिख दिया गया मैंने, हाँ ज्यादा हो गया। रुको 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 रुको, वापस से बना दो स्ट्रक्चर। कार्बन ही मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। ऐसा होगा, ये देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। 1 2 3 4। अब C2C3 इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और इसका sp sp। तो C2C3 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। C2 का हाइब्रिडाइजेशन लिखा है sp2 और C3 का sp, ठीक है। यस सर। और कोई दिक्कत है सेक्शन बी में? सेक्शन सी में बोलो। नहीं है, सेक्शन सी में नहीं है। सेक्शन डी में बोलो। सेक्शन डी में कोई दिक्कत है?
नो सर। नहीं। चलिए सेक्शन सी डी में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में बोलो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में कोई परेशानी? नो सर। नहीं। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट। सर एक्सरसाइज 2 नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? मैंने तो इतना सारा टाइम दे रखा था। लास्ट वीक में मैंने तुम्हें दिया था केमिकल बॉन्डिंग 2 सॉल्व करने को, लास्ट सर वीक में। आपने एक्सरसाइज 1 बोला था सर। कल आपने कहा था एक्सरसाइज 2 भी करना है। अच्छा ऐसा है क्या? यस सर। चलिए ठीक है फिर। पता नहीं यार, ध्यान नहीं रहता, मैंने दिया नहीं, कोई नहीं। पर देखो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाह रहा हूँ, अगर कल का टेस्ट अच्छे से देना है तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 2 तक सॉल्व कर ले केमिकल बॉन्डिंग 2 को, तभी हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे टेस्ट में। समझ गए? यस सर। सर डाउट है पार्ट 1 में। डाउट है? कितने डाउट है? मैं 3 ओरली बता क्वेश्चन देता सर। हूँ तो। कौन कौन से बताओ? 10, 12 और 15। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हाँ सर। 10, 12 और 15। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। तो देखो मैं तुम्हें जो आंसर है उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ClF3 में तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है ना। क्यों नहीं है इक्वल? ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल थोड़ी होती है, ये तो अलग अलग होती है। हाँ सर। समझ गया? बोल। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, वैसे तो है ना, हमें याद रखना ही होता है फैक्चुअली तरीके से कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या फिर बॉन्ड एनर्जी होती है ना, वो N ट्रिपल बॉन्ड N की ज्यादा होती है P ट्रिपल बॉन्ड P से। क्यों होती है? देखो मैंने तुम्हें कभी बताया ऐसा कि अगर हमें पाई बॉन्ड बनाना है तो दोनों मॉलिक्यूल में से कोई एक एटलीस्ट सेकंड पीरियड का होना चाहिए। हाँ सर। तो इसलिए P ट्रिपल बॉन्ड P कभी नहीं बन पाता। सेम ऐसा ही सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें तो P सिंगल बॉन्ड C का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तभी तो देखो हमेशा जो नाइट्रोजन होता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस होता है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, फास्फोरस P4 की फॉर्म में, क्योंकि फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ अच्छा है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का, इसलिए N4 नहीं बनता या फिर P2 नहीं बनता। सेम ऐसा ही ऑक्सीजन में होता है, O2 होता है वो O डबल बॉन्ड O की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट H2 नहीं करता, H डबल बॉन्ड H की फॉर्म में एग्जिस्ट। H2 क्या बनाता है? S8, क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसलिए O8 कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल बॉन्ड नहीं बनेंगे। इसलिए हमारा सिंगल बॉन्ड का जो एनर्जी होता है वो थर्ड पीरियड वालों में ज्यादा होता है, और जो पाई बॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो सेकंड पीरियड वालों में ज्यादा होती है। समझ गए? हाँ सर। सर फिर से बताइए ना। हमने बोला कि O2 बनता है बट H2 नहीं बनता, ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। बोला मैंने O2 बनता है बट H2 नहीं फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी बोला था कि पाई बॉन्ड उन्हीं में ज्यादा बनता है जिनमें दोनों में से कोई एक एटलीस्ट सेकंड पीरियड को, इसलिए S डबल बॉन्ड S नहीं बनता। इसलिए सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? S8, सारे बॉन्ड सिंगल है, बट O8 नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाने की बजाय डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। सेम ऐसा ही है, N2 बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N, बट P2 नहीं बनता कभी, क्योंकि P ट्रिपल बॉन्ड P अच्छा नहीं होता, इसलिए N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी ज्यादा अच्छी होती है P ट्रिपल बॉन्ड P की कंपैरिजन में। सेम ऐसा ही N4 कभी नहीं बनता, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता नाइट्रोजन, बट P4 बन जाता है क्योंकि वो थर्ड पीरियड का है, सिंगल बॉन्ड अच्छा बनाएगा। इसलिए सिंगल बॉन्ड में फास्फोरस का एनर्जी अच्छा होता है, फास्फोरस का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, और मल्टीपल बॉन्ड में नाइट्रोजन का स्ट्रेंथ अच्छा होता है। समझ गए? यस सर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो इसने बोला है P4S3 में परसेंटेज S कैरेक्टर,
P4H3 का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, ऐसा ही होता है P4H3। हाँ सर। इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, एक लोन पेयर भी होगा। सभी का हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ पर sp3 है, फास्फोरस देख लो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, सल्फर देख लो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही आएगा, क्योंकि दो लोन पेयर दो बॉन्डेड एटम। समझ रहे? हाँ सर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या आएगा? 25%। बोलिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए और कोई डाउट है तो बता दे जल्दी से। पार्ट 2 में कोई डाउट है? नहीं सर, सिर्फ इतना ही डाउट था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? लास्ट लेक्चर में मैंने बैक बॉन्डिंग पढ़ाया था, वो तभी को समझ आ गया बैक बॉन्डिंग? बोलो। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन hybridization determine hybridization of every oxygen atom in anion of base, सॉरी बेस नहीं, बोरेक्स। बोरेक्स के एनायन में सारे ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता लगाना है। तो देखो मैं तुम्हें है ना, तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें मैं बोरेक्स का स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ। बोरेक्स का मैं स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दे देता हूँ। बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है बाकी तुम्हें ही करना है आगे। बोरेक्स के एनायन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, ये मेरा बोरेक्स का एनायन है, सही बनाया मैंने? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। अब जितने भी ऑक्सीजन एटम है ना, सभी का हाइब्रिडाइजेशन बताना है मेरे को। बताओ सभी लोग बताओ, सारे ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तुम्हारे ग्रुप पे मैसेज आ गया वो बोर्ड लेक्चर का है ना, 4 से 6 टाइम करवाया है मैंने, ठीक है? यस सर।
हो गया क्या? बोलिए। सर सबका sp3 होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी है यार, जितना तुमने समझ लिया। इतना आसान होता तो फिर लिखवाते थोड़ी कुछ। देखो मुझे ये बताओ, कौन से बोरोन ऐसे हैं जो गरीब नहीं है? सर जिस पे माइनस का चार्ज है। जिन पे माइनस का चार्ज है वो बोरोन गरीब नहीं है, बट वो बोरोन अमीर भी नहीं है। मतलब रईस भी नहीं है तो अमीर भी नहीं है। मतलब उन पर जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, मतलब सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है उनके पास। हाँ सर। बोलो। मतलब जितना होना चाहिए बट उतना ही है, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं है। मतलब एक्चुअल वो मिडिल क्लास वाले बोरोन है। तो वो ना तो अपने, ना ही कुछ किसी को देगा, ना ही किसी से कुछ लेगा। तो हम बोल सकते हैं इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस वाले का भी sp3 और इस वाले का भी sp3। ऐसे ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज वाले बोरोन से कनेक्टेड वो sp3 है। बट देखो जो लेफ्ट और राइट वाले बोरोन है, मतलब एक तो ये और एक ये बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ सर। तो यहां से भी बैक बॉन्डिंग होगी, यहां से भी बैक बॉन्डिंग होगी और यहां से भी बैक बॉन्डिंग होगी। सेम ऐसा ही इसमें भी यहां से बैक बॉन्डिंग होगी, यहां से बैक बॉन्डिंग होगी और यहां से बैक बॉन्डिंग होगी। सब तरफ से होती है बैक बॉन्डिंग। तो जो जो डोनेशन कर सकते हैं वहां से पार्शियल कैरेक्टर आते हैं। बोलो। हाँ सर। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है। मतलब एक लोन पेयर किसमें चला गया? बैक बॉन्डिंग। बैक बैक बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग सब में। सभी केसेस में ऐसे लोन पेयर जो बैक बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। समझ गए? कुछ लोगों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और कुछ का sp2 क्यों हुआ? बोलो। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड। बीच में एक कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैंने बैक बॉन्डिंग पहले पढ़ाना था इसलिए मैंने मिस कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड, ये तुम्हें नहीं पढ़ा है ना अभी तक मैंने? नो सर। नहीं पढ़ा है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड, देखो किस किस में हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे एक तो BeCl2 सॉलिड में, एक बात करेंगे हम लोग सेकंड PCl5 सॉलिड में, एक बात करेंगे हम लोग PbR5 सॉलिड में, एक बात करेंगे हम लोग PI5 सॉलिड में, एक बात करेंगे हम लोग XeF6 सॉलिड में, एक बात करेंगे हम लोग N2O5 सॉलिड में, एक बात करेंगे हम लोग I2Cl6 सॉलिड में, एक बात करेंगे हम लोग I2Cl6 लिक्विड में भी बात कर लेंगे, है ना। देखो अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी कोवेलेंट कंपाउंड्स में। कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली गैसेस होती है, बट सॉलिड में भी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BeCl2 सॉलिड। अभी तक हमने BeCl2 गैस का हाइब्रिडाइजेशन देखा था। देखो जब मैंने तुम्हें BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बताया था तब ब्रैकेट में गैस लिखा था, याद करो। हाँ सर। हाँ सर। तो BeCl2 गैस का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp था। sp था। ऐसे ही सेम अगर हम लोग बात करें BeCl2 सॉलिड की, तो BeCl2 सॉलिड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। BeCl2 सॉलिड में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? sp3। कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो ऐसे BeCl2 बहुत सारे मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे तब बनेगा ये।
अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और इधर से भी कुछ आएगा वो उसको देगा, ये इसको देगा, इधर से भी कुछ होगा, ये चलता जाएगा पूरा सीरीज। तो ऐसे होता है। देखो बेरिलियम के पास BeCl2 गैस में बेरिलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 4 शेयरिंग के बाद। बोलो। Yes, हाँ sir. सर। बट जब ये सॉलिड बनाएगा तो यहाँ पर इसको 4 लोन पेयर और चाहिए, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन देगा। तो ऐसे एक पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो हर बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। हाँ sir. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। समझ आई बात? जो पहला आइटम होगा उसका भी होगा क्या? हाँ, ये तो मतलब एक पॉलीमर चेन है जो चलती ही जाएगी। मेरी स्क्रीन पे इतना ही दिखा तो मैंने इतना ही बनाया। सर ये कौन सा बॉन्ड होगा फिर? कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना वो तो। मतलब हाँ कोऑर्डिनेट सर। बॉन्ड बोले तो एक तरह से मेरा कोवेलेंट बॉन्ड ही है। अब देखो PCl5 सॉलिड क्या होता है। अब देखो इसमें है ना, सॉलिड फेज में हाइब्रिडाइजेशन में हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। जो PCl5 सॉलिड होता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl6 प्लस और PCl4 माइनस, PCl6 प्लस और PCl4 माइनस, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैटाइन होता है वो PCl6 प्लस होता है, एनाइन होता है PCl4 माइनस होता है। दोनों को मिलाएंगे तो बन गया P2Cl10। तो एक तरह से उसको थोड़ा और क्या बोलते हैं, सॉल्व करके लिख दिया तो PCl5 की फॉर्म में लिख दिया है ना, 2 से और कैंसिल आउट करके लिख दिया है उसको बस। तो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो देखो PCl6 प्लस कैसा बन सकता है? ऐसा। और PCl4 माइनस ऐसा बनेगा। हाँ बोलो। सर। अब PCl6 में हाइब्रिडाइजेशन कितना है फास्फोरस का? ये है। PCl4 में हाइब्रिडाइजेशन कितना है फास्फोरस का PCl4 माइनस में? सॉरी मैंने sp3। उल्टा, sp3 मैंने उल्टा लिख दिया है ना। प्लस माइनस के चार्ज उल्टे लगा दिए। माइनस ठीक है, समझ में आई बात? तो Yes, अब कोई sir. बोलेगा कि सर यहाँ पे तो फास्फोरस के दो हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा PCl5 सॉलिड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हम कौन सा आंसर करें? क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही? बोलो। हाँ सर। तो देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटाइनिक पार्ट ऑफ PCl5 सॉलिड। ऐसा वो लिख के देगा कि हमें कैटाइनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है या एनाइनिक पार्ट का, समझ है? Yes, हाँ sir. सर। थर्ड क्वेश्चन है PBr5 सॉलिड। PBr5 सॉलिड में क्या होगा? PBr5 सॉलिड में होगा PBr5 सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PBr4 प्लस और Br माइनस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Br माइनस का तो कोई हाइब्रिडेशन हुआ नहीं। इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या होगा PBr4 प्लस में? sp3। PBr4 प्लस। तो यहाँ पर अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या हो गया? sp3। समझे? हाँ Yes, sir. फोर्थ लिखा है मैंने PI5 सॉलिड, ये मैंने जानबूझ के लिखा है PI5 सॉलिड, है ना।
फिर यहाँ पर नीचे लिख दो डजंट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इसलिए। फिफ्थ है हमारे पास क्या, XeF6 सॉलिड। XeF6 सॉलिड क्या होता है? XeF6 सॉलिड एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? हम बोलेंगे XeF6 सॉलिड है मेरा, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है XeF5 प्लस और F5 माइनस। अब अगर XeF5 प्लस को बनाए तो कैसा बनता है? XeF5 प्लस, इधर लोन पेयर आ जाएगा एक, ये कंप्लीटली मेरा क्या है? XeF5 प्लस। इस पर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा? sp3d2, बोलो। हाँ सर। ये याद ही रखने पड़ेंगे कि कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस चीज को हमें याद ही रखना पड़ेगा। N2O5 सॉलिड, N2O5 सॉलिड को अगर हम लोग देखें तो जो मेरा N2O5 सॉलिड होता है ना, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NO2 प्लस और NO3 माइनस। मुझे बताओ इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? sp और sp2। sp और sp2, समझ रहे सभी लोग? Yes, sir. ठीक है, तो देखो इनके हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखें NO2 प्लस, तो NO2 प्लस को अगर मैं बनाऊं तो NO2 प्लस ऐसा बनता है, दिस इज NO2 प्लस, है ना। और NO3 माइनस कैसा बनता है? N डबल बॉन्ड O, O माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहाँ पर देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सेवंथ इज I2Cl6 सॉलिड, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द डाइमर ऑफ ICl3। क्या होता है इसमें? देखो ऐसा होता है, एक ICl3 है हमारे पास, एक ICl3 है ये, एक दूसरा ICl3 है ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन, दोनों में सेम होगा क्या? sp3d2। sp3d2, समझ रहे हैं सभी लोग? 4 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 6। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए एट हम लोग बात करें I2Cl6 लिक्विड, दोनों केस में कुछ कुछ डिफरेंस है, दोनों ही याद रखें। I2Cl6 जो लिक्विड होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है ICl4 माइनस और ICl2 प्लस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर तुम लोग चाहोगे स्ट्रक्चर बना के देखोगे जैसा ट्रिक से मैंने बनाना बताया, तो ICl4 माइनस का हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2 और ICl2 प्लस का हाइब्रिडेशन आएगा क्या? sp3। समझे? हाँ सर। तो ये क्या था मेरा? ये मेरा था हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। देखो हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट पूरा फैक्चुअल होता है, मतलब इसको रटना ही होता है। और जितने पॉपुलर एग्जांपल हमारे सिलेबस में 7-8 वो सारे मैंने कवर कर दिए। ठीक है, बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। चलिए अब नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट। कुछ स्पीशीज ऐसी लिख रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। देखो इनके अलावा और भी बहुत सारी है जो बीच बीच में मैंने तुम्हें लिखवाई है, जैसे Cl2O4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था PI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा भी बीच बीच में भी मैंने लिखवाया है तुम्हें क्या एग्जिस्ट नहीं करता क्या नहीं, N2O6 में भी लिखवाया मैंने एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इसके अलावा और भी जो है पॉपुलर है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। क्या क्या है? HFO4, NCl5, PH5, SH4, HCl6, SBr6, Si6, SH6, IH7, ICl7, PbI4, FeI3, CuI2, XZH4, OF4 एक्सेट्रा। देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही स्पीसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनके अलावा और भी बहुत सारी जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट इसके मैंने जनरली वही लिखी है जो पॉपुलर है, जिनसे कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी हमें याद होनी चाहिए कि भैया कौन कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट, फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए मैं कुछ पॉइंट लिख पा रहा हूँ। देखो ये पॉइंट मैंने जनरली ऑब्जर्व किए हैं स्ट्रक्चर्स को देख के, तो वही पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ। क्या? इफ ऑक्सीडेशन स्टेट, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑफ फास्फोरस इज +5, तो हम बोलेंगे अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +5 है, देन no PP and no pH bond exist in ऑक्सी एसिड स्ट्रक्चर। समझ में आया मेरा पॉइंट? बोलो। हाँ सर। अगर मेरा सर ऑक्सी एसिड का हमें फॉर्मूला दे रखा है, अगर मुझे ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, सपोज करो मेरा ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला है H3PO4, तो इसमें फास्फोरस का जो क्या वो है ऑक्सीडेशन नंबर +5। बोलो, +5 है ना? हाँ सर। तो मैं एक चीज तो श्योरली कह दूंगा, अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी आती नहीं भी आती तो, कि इसमें ना तो पीएच बॉन्ड होगा ना ही पीपी बॉन्ड होगा। ये दो बॉन्ड तो पक्के से नहीं होंगे, पीएच बॉन्ड और पीपी बॉन्ड। इसके अलावा दूसरे बॉन्ड जो बनाने हैं वो बना लो। समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज लेस देन +5, अगर +5 से लैंग्वेज में ही लिख देते हैं, और फास्फोरस इज लेस देन +5, then either PP or pH bond exist। ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉट बोथ। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। अगर +5 से छोटा है तो या तो पीपी बॉन्ड होगा या पीएच बॉन्ड होंगे, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। चलो, थर्ड पॉइंट है हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा बचपन में, छोटी क्लासेस में कभी ना कभी तो। हाँ सर। कौन कौन से एलोट्रोप होते हैं? सर Diamond, ग्रेफाइट graphite, और बकमिंस्टर Diamond. फुलरेन। फुलरेन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। देखो मैं सिर्फ इस नोट पॉइंट में वही पॉइंट्स लिख पा रहा हूं जो IIT JEE में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने डिटेल में थ्योरी पढ़नी है तो जाके एनसीईआरटी में से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक के लिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख पा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीरे के बारे में, डायमंड। डायमंड के लिए हम लोग बोलते हैं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉन कंडक्टर
of electricity but conductor of heat। देखो ये सारी फैक्चुअल बातें हैं। वैसे भी हम बोलते हैं डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता, बट हीट को कंडक्ट कर लेगा। थर्ड पॉइंट, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। जितनी भी बॉन्ड लेंथ होती है डायमंड के अंदर, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? एक जैसी होती है। जैसे PCl5 में तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है ना, इक्वेटोरियल और एक्सियल, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है इसमें? सेम। सेम है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग ग्रेफाइट के बारे में। डायमंड के बारे में इतना ही है, ज्यादा नहीं लिखना हमें। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे स्टेबल एलोट्रोप है। सेकंड, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये तुम्हें पता है इसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है या नहीं पता? हाँ सर। हाँ सर। देखो मैं है ना, मेरे किसी जमाने में तो स्क्रीनशॉट लिया था जब कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया था। वैसे है इमेज है मेरे पास नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे लगता नहीं है, बट फुल रेन तो दिख गया, ग्रेफाइट नहीं दिख रहा। वो भी फुल रेन के आसपास ही होना चाहिए था। एक सेकंड रुकिए, मैंने स्ट्रक्चर में बता ही देता हूँ। यार इतना कचरा भरा है ना मोबाइल में, कुछ चीज ढूंढना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मतलब नामुमकिन के बराबर टास्क है। 30,000 से ज्यादा फोटोज है मोबाइल में। मिल गया। ये पहले की नहीं, बच्चों के लिए मैंने डाउनलोड करा था। देख स्ट्रक्चर, बोलो। समझ में आ रहा है लेयर्ड स्ट्रक्चर? हाँ सर। देखो ऐसा होता है, हाँ सर। ये एक लेयर है, फिर ये दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर है। ऐसा लेयर्स की फॉर्म में होता है ना, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, है ना। जैसे प्याज की परत होती है ना, वैसे परतें हैं ये। अरे 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 अरे, चलिए अब देखो एप्लीकेशन में जबरदस्त है मेरा, है ना, खतरनाक काम करता है। बिटवीन टू लेयर्स, रुकिए रुकिए रुकिए, बिटवीन टू लेयर्स देयर इज VWF, मतलब क्या है? VWF क्या? वैंडर वॉल फोर्स। वैंडर वॉल फोर्स। अब देखो एक लेयर के बीच में कार्बन कार्बन एटम में कौन सा बॉन्ड है एक ही लेयर के अंदर? कोवेलेंट। कोवेलेंट। कोवलेंट। एक लेयर में कोवलेंट है, ठीक है। बट देखो ये डॉटेड बॉन्ड है और इधर लिखा हुआ भी है। कौन से बॉन्ड है ये? डॉटेड बॉन्ड, मतलब दो लेयर्स के बीच में वैंडर वॉल्स। वैंडर वॉल फोर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल। सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, क्या है? अलोंग द लेयर। अगर हम लोग अलोंग द लेयर बात करें तो अलोंग द लेयर जो मेरा ग्रेफाइट होता है वो होता है कंडक्टर। बट अगर ये परपेंडिकुलर टू दी लेयर बात करें तो ये होता है क्या? सेमीकंडक्टर। मतलब इस लेयर के अंदर अंदर तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर लेंगे, बट लेयर से ऊपर नीचे जाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं।
समझे मेरी बात? बोलो। सर नहीं समझा। अरे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा यार, तो मैंने तो वो नहीं समझा ना, क्या बोलते हैं, एमओटी नहीं पढ़ा, मेरे दिमाग से उतर जाता है बात। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस समझते हो? कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस समझते हो? हाँ सर। यस सर। क्या डिफरेंस होता है? एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और दूसरा नहीं करता, इंसुलेटर। ठीक है, हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और एक नहीं करता। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बट इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे देखो, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल, और एक बीच में होते हैं क्या, मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो सेम। ऐसा ही कौन होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर वैसे नॉर्मल फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट अगर उसको तुम कुछ एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर लेगा। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तभी होती है। यस सर। यस सर। तो अलोंग अलोंग द लेयर, मतलब इस एक लेयर के अंदर, ये एक लेयर है ना, ये क्या बोलते हैं, प्लेन है, ये एक तरह से प्लेनर है ये पूरी, है ना। तो इस लेयर के अंदर अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजीली हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजीली हो रहा है, मतलब क्या हो रहे हैं कंडक्टर से, बोलो। यस सर। यस सर। बट परपेंडिकुलर टू द लेयर, परपेंडिकुलर लेयर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर नीचे मूवमेंट थोड़ा मुश्किल है, बट हो जाएगा। कब होगा, जब हम उसको क्या देंगे, एनर्जी। एनर्जी देंगे। इसलिए परपेंडिकुलर टू द लेयर ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। समझ में आई बात? यस सर, सर। हाँ बोलो। सर ये जो कार्बन एटम्स है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है क्या? नहीं 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 नहीं, ये एक स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर है, ये ना एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फुल रीन। फुल रीन में हम लोग बोलते हैं, पहला पॉइंट ये क्या है, C60, मतलब बकी वॉल लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ये तो, बोलो। हाँ सर। जो वो स्ट्रक्चर होता है C60 वो ऐसा दिखता है ना। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो, इसी स्ट्रक्चर से मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या कि देखो, एक तो क्या है, ये कितने मेंबर का रिंग है, 6। अरे यार ये बार बार इसको एक बार बिल्कुल शार्प बनाना पड़ेगा। 6 मेंबर का रिंग है, समझ में आई, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो इस 6 मेंबर के रिंग के आजू बाजू में देखो क्या क्या है ना। जैसे 6 मेंबर रिंग के इधर ये कितने मेंबर का रिंग है, 6। ये वाला भी 6 मेंबर का रिंग है, यस सर। ये वाला कितने मेंबर का रिंग है, 6। 6। ये वाला कितने मेंबर का रिंग है, 6। ठीक है। मतलब 6 के आजू बाजू में 6 मेंबर के रिंग 3 है, देखो। और ये वाला कितने मेंबर का रिंग है, 5। 5। 5। ये वाला कितने मेंबर का है, 5। ये वाला कितने मेंबर का है, 5। 5। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जो 6 मेंबर का एक रिंग होता है वो 3 5 मेंबर के रिंग से और 3 6 मेंबर के रिंग से सराउंडेड होता है, यस बोलो। सर। हाँ सर। यस तो सर। हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 6 मेंबर्ड rings are surrounded
by 3 5 member and 3 6 member ring, while 5 member ring, जो मैंने इसमें बना के बताई नहीं है, बट तुम्हें ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा कर लेना, बट 5 member rings are surrounded by only 6 member ring. या फिर ऐसा लिख सकते हो, ओनली की बजाय 5 6 membered ring. समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। ये बोल रहे हैं कि 6 member रिंग के तो तीन तरफ 6 मेंबर है, तीन तरफ 5 मेंबर है, बट जो 5 member रिंग है उसके पांचों के पांचों तरफ ही 6 मेंबर है। समझ गए? Yes, sir. अच्छा, Yes, इसमें sir. एक डेटा है, वो डेटा याद रख ले कि जो बकी बॉल वाला C60 वाला स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या क्या है। पेंटागनल रिंग्स कितने हैं वो देख लें, हेक्सागोनल रिंग्स कितने हैं वो देख लें, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो देख लो एक बार। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं वो देख लो, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं वो देख लो। फैक्ट है सारे ना। पेंटागनल रिंग्स होती है इसमें 12, हेक्सागोनल रिंग्स होती है 20, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम का sp2 30 और यहाँ पर 180 है ना। यहाँ पर लिखा था हाइब्रिडाइजेशन इसमें मैंने, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन लिख लो sp2। तो ऐसा मेरा होता है, ये याद रखना है, फैक्ट है, याद रखना चाहो तो रख लो। अच्छा, मैंने इसमें ऐसा लिखा था, देखो मोस्ट एलोट्रोप होते हैं ग्रेफाइट में भी। देखो ग्रेफाइट में लिखा था ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल, डायमंड में भी ऐसा ही लिखा था ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल। बोलो। हाँ सर। fullerenes, but fullerenes have two different type of bond lengths। फुलरीन में देखो क्या होता है, फुलरीन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ होती है, एक छोटी एक बड़ी। जैसे देखो sp3d में होता था ना, क्या sp3d में हमारा होता था एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, सेम वैसा ही होता है हमारे फुलरीन में, है ना। दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। अब देखो अगर हम लोग चाहें तो इन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी याद रख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी याद रख सकते हैं। टोटल कितनी टाइप की बॉन्ड लेंथ हो गई हमारे पास ग्रेफाइट, फुलरीन और डायमंड में मिला के? बोलो, टोटल कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ हो गई? 4। हाँ सर। एक डायमंड की, एक ग्रेफाइट की, दो फुलरीन की, टोटल 4 बॉन्ड लेंथ हो गई। सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, सारी ही कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 4, है ना। सारी ही कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 4। तो हम बोलते हैं 4 बॉन्ड लेंथ होती है, इनका ऑर्डर क्या होता है? जो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है वो किसकी होती है? डायमंड। Diamond. डायमंड की। और सबसे छोटी किसकी होती है? फुलरीन की। फुलरीन में भी दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है, जो लंबी वाली बॉन्ड लेंथ होती है वो ग्रेफाइट से बड़ी होती है, और जो छोटी वाली बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी। हाँ, देखो फुलरीन की दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है, जो लंबी वाली बॉन्ड लेंथ होती है वो तो ग्रेफाइट से लंबी होती है, और जो छोटी वाली बॉन्ड लेंथ होती है वो ग्रेफाइट से छोटी होती है, और डायमंड वाली सबसे लंबी होती है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये सारे मैंने सेलेक्ट कर करके खुद से लिखे हैं, इधर उधर से देख के। तो तुमको एकदम बढ़िया से सारे मैंने एकदम सॉर्टेड करके दे दिए, इनको तुम लोग याद कर सकते हो, समझे। अगर तुम्हें डिटेल में पूरा पढ़ना है, इतना भी डिटेल में नहीं लिखा एनसीईआरटी में, बट इधर उधर की फालतू बातें ज्यादा लिखी है मैंने, काम काम की बातें यहाँ पर लिख दी है। कुछ कुछ बातें ऐसी भी लिखी है जो एनसीईआरटी में भी नहीं लिखी है, बट हमने इधर उधर से देख के लिख दी। तो एनसीईआरटी से एक बार जरूर इनको चाहो तो तुम रीड कर सकते हो, समझे। बोलो। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है,
देखो आज वाली क्लास हम लोग थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, क्यों? कल टेस्ट है। हाँ कल टेस्ट है, इसलिए तुम टेस्ट का प्रिपरेशन करो, बढ़िया से पढ़ो टेस्ट। होमवर्क क्या है वापस से मैं बता देता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग 2 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करके लाना है, ठीक है? ठीक है, Yes, हाँ sir. सर। चलिए ठीक है फिर, बाय सर। बाय सर। ठीक है।